आप कल हमने बेटा में एक तो आहे स्टार्ट किया था आपका मराठी का लेसन नंबर 3 और उसका पार्ट 1 का काम कराया था। पेज नंबर 6 तीसरी घंटा से लेके पेज नंबर 7 के पैराग्राफ रुपये फ़ी द्यावी 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल तक। अब हम इसको पार्ट सेकंड में करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो लेखक के पास नया नया आया था सीखने के लिए। उसका नाम सुरेश भागवत था, जो कल हमने किया था। और सुरेश ने लेखक से एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने कहा था। लेखक चाहता नहीं था कि उसको काम दे, पर उसने उसको काम दिया। पर उसे शक था कि वो उसके स्कूल का नाम डुबा देगा, म्यूजिक स्कूल के। लेकिन जब उसने स्टेज पर बजाना शुरू किया तो लेखक हैरान रह गया कि वो कितना अच्छा बजा रहा था। वायलिन बजा रहा था वो, और इतना अच्छा कि जैसे कोई बहुत ही परफेक्ट होता है, मास्टर होता है इस तरह से। तो लेखक को ये यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो उसके विद्यालय में नया नया स्टूडेंट आया था, उसको फिर वहीं पे याद आता है कि कैसे वो उसके विद्यालय पहुंचा था। उसने उससे कहा था कि भाई मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, और उसने म्यूज़िक सीखने आने के लिए एक शर्त भी रखी थी कि मेरे पिता भी मेरे साथ आएंगे रोज़ाना क्लास में। और फिर लेखक ने कहा था कि जो टीचर है यहाँ पे म्यूज़िक टीचर, उसने कहा था कि भाई वो क्या करेगा, वो 50 रुपये चार्ज करेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता भी साथ में आएंगे। कबूल. उद्यापासून मी येतो, माझा बरोबर वडील पण येतील बरं का, असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता श्रीश चटकन निघून गेला। भाई उसने कहा ठीक है, मुझे कबूल है, 50 रुपीज़ अगर आप मुझसे लेते हैं तो कोई बात नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसने मेरा हैरान चेहरा देखा ही नहीं कि मैं उसको कितना हैरान होकर देख रहा था। दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला। त्याच्याबरोबर एक वेस्कर आणि भरदस्त गृहस्थ होते। भाई नेक्स्ट डे वो आ गया क्लास के लिए, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। लेकिन वो अकेला नहीं आया, उसके साथ एक एज्ड वेस्कर आया है यहाँ पे शब्द, इसका मतलब होता है एज्ड, थोड़ी बड़ी उम्र के एक व्यक्ति उसके साथ थे। श्रीश म्हणाले, हे माझे वडील नाना। आमचे नमस्कार झाले व अक्षर न बोलता, एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले। मी पण न बोलता वायलिन काढले वो श्रीशच्या हातात दिले। लेखक कहता है जब वो आया, उसने क्योंकि शर्त रखी थी कि मेरे पिता मेरे साथ रोज़ आएंगे, अपने पिता को लेकर आया और उसने आकर बताया कि भाई ये मेरे पिता हैं, जिनको वो नाना कहता है। और इस तरह मैंने उनसे नमस्कार किया, उन्होंने मुझे नमस्कार किया, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने बात नहीं की और वो कुर्सी पर बैठ गए। तब मैंने भी कुछ बोले बिना वायलिन निकाला और श्रीश के हाथ में दिया। तो त्यांनी बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्यांच्याबद्दल ग्रह चांगला झाला। यहाँ पे एक मुहावरा आ रहा है, ये ग्रह चांगला झाला। तो लेखक ने कहा कि जब वो आया तो फर्स्ट डे ही पढ़ने के हिसाब से बुक्स वगैरह लेकर आया था, जिसको देखकर मेरी उसके बारे में एक अच्छी राय बन गई। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिली धडा दिल्यावर मी हातात वायलिन घेतले। माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायची अशी माझी प्रथा होती। उसने कहा कि भाई जब वो आया और उसके पिता को साथ लाया और वो बैठ गया, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं, वायलिन निकाला और सुरेश के हाथों में दे दिया। और इस तरह से मेरे स्कूल का एक नियम था कि जब कोई स्टूडेंट आता था, पहले दिन ही उसको मैं वायलिन देता था। ये मेरा एक सिस्टम था, एक नियम था, ताकि वो बजाकर मुझे दिखाए। त्या मागील हेतू एवढंच की मला त्यांना सुचवले असते की नेटाने नीट टिकतात तर इतपत वाजवून शकाल। त्याप्रमाणे सुमारे 21 मिनटे मी पिलूल रागातली एक गत वाजवून दाखवली। इस तरह से मैंने फिर वायलिन लेकर उससे 20 मिनट तक एक राग उसको बजा कर दिखाया। मैं चाहता था कि स्टूडेंट जो हो उसको पता चल जाए कि वो जो यहाँ सीखने आ रहा है, अगर उसे यहाँ ज़्यादा दिन तक टिकना है तो कितना अच्छा काम करना होगा। इसलिए मैंने अपने
रूल के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से खुद फिर 20 मिनट उसे बजाकर दिखाया। जीवाचे कान धर करून नाना एकत होते व श्रीश माझ्याकडे व नानाकडे आड़ीपाड़ीने बघत होता। जब मैं बजा रहा था तब श्रीश के पिता भी बैठे थे और श्रीश भी बैठा था, और वो कभी मुझे देखता और कभी अपने नाना की तरफ यानी अपने पिता की तरफ देखता। आड़ीपाड़ीने मीन्स बारी बारी, कभी लेखक को और कभी अपने पिता को, इसलिए यहाँ पर आड़ीपाड़ी शब्द दिया हुआ है। मी व्हायलेन खाली ठेवले व नानाकडे पाहिले। त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। भाई मैंने वायलिन फिर नीचे रख दिया, फिर उसके पिता की तरफ देखा जो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और फिर मैंने उनको देखकर चेहरे को देखा और उनके चेहरे पर मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन नज़र आई, जैसे वो बहुत खुश हैं। आपण जाऊया आता, श्रीश म्हणाला। वो पिता पुत्र उठले। इतना होने के बाद श्रीश खड़ा हो गया जाने के लिए। उसने कहा भाई अब हम जा रहे हैं। पिता और पुत्र यानी बाप बेटे दोनों खड़े हो गए। मीच आपण होऊन विचारले, काय कसं काय वाटलं? एकंदरीत व उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही। श्रीशनेच मध्ये उत्तर दिले, मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला। लेखक कहता है कि भाई जैसे ही मैंने खुद, फिर उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने ही पूछा कि भाई आपको कैसा लगा मेरा ये म्यूज़िक बजाना, सुनने के बाद? तब श्रीश ने उत्तर दिया, उसके पिता ने उत्तर नहीं दिया। उसने कहा उत्कृष्ट यानी बहुत बढ़िया। श्रीश ने बीच में उत्तर दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसके नेचर पे गुस्सा आ गया कि मैं कैसे नेचर है, मैं उसके पिता से बात कर रहा हूँ और वो बीच में टोक रहा है, बीच में रोक रहा है। लेखक कहता है कि मैंने खुद पूछा, ये श्रीश ने ही रिप्लाई किया, उसके पिता कुछ नहीं बोले, जिससे मुझे उसके ऐसे आगे आगे बोलने के स्वभाव पर, नेचर पर बहुत ही गुस्सा आने लगा। किस तरह से प्राउडली एटीट्यूड दिखा रहा था कि मैं उसके पिता से क्वेश्चन कर रहा था और मुझे सामने से रिप्लाई कर रहा था। आपण कुठं असता कामाला? वे लेखक कहता है मैंने फिर श्रीश के पिता से बातचीत शुरू की और पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं? भोचकपणे श्रीश पुन्हा म्हणाला, बिल्कुल जैसे पहले की तरह, बीच में ही अपना लेखक की बात को काटते हुए श्रीश ने कहा, अपने टीचर की बात को काटते हुए, मला वाटेल की मध्ये मध्ये बोल्याबद्दल नाना श्रीशला दम भरील, पण त्याउलट ते कौतुकांच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। भाई मुझे लगा कि इस तरह से वो बीच बीच में घुसकर रिप्लाई कर रहे हैं, बीच में टोक रहे हैं, तो उसके पिता उसे गुस्सा करेंगे। दम भरेल आया है, गुस्सा करेंगे उस पर उसके पिता उसके उलट उसे बहुत ही प्राउडली देख रहे थे। निमित्तीपणे रोज पिता पुत्रची जोडी येऊ लागली। भाई रोज़ाना रेगुलरली पुत्र और पिता की जोड़ी आने लगी क्लास में। श्रीशची प्रगती पाहून मला प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होतो। श्रीश बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो मैं भी हैरान था। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यां त्याची आकलन शक्ति फारच दांडगी होती। भाई वो बहुत ही अच्छा सीख रहा था और जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स थे उन सब में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही बढ़िया था, और उसके पास किसी भी चीज़ को सीखने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा थी, समझने की कैपेसिटी उसकी बाकी स्टूडेंट्स से बहुत ही बढ़िया थी। दांडगी यानी बढ़िया थी, अच्छी थी। आकलन शक्ति यानी सीखने की शक्ति, उसके समझने की ताकत। नाना रोज त्यांच्याबरोबर येत व एक अक्षरही न बोलता शांत बसून राहत। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। वे उसके पिता एक वर्ड भी नहीं बोला करते थे जब भी वो आते हैं उसके साथ, लेकिन वो एक शब्द भी बोले बिना बैठे रहते और चले जाते। हा म्हणता 3 महिने निघून गेले।
आणखीन 3 महिन्यांनी होणारा माझ्या विद्यालयांच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण श्रीशला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी श्रीशला म्हणालो, श्रीश, अशीच प्रगती कायम राहू दे. आपल्या विद्यालयांच्या कार्यक्रमात मैं तुझा कार्यक्रम ठेवणार है. भाई इस तरह एक एक दिन करके 3 महीने गुजर गए और श्रीश और उसके पिता आते रहे. श्रीश सीखता रहा. अगले आने वाले 3 महीने बाद मेरे स्कूल में एक कार्यक्रम था, एक शो था, जिसलिए मैंने श्रीश से कहा कि भाई मैं तुम्हें एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ जो तुम्हें परफॉर्म करना होगा उसमें. बस तुम इसी तरह प्रोग्रेस करते जाओ और इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम तुम्हारा भी होगा. हे ऐकल्यावर श्रीशला आनंद होईल अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसला नाहीत. मुझे लग रहा था इतनी बड़ी बात सुन के कि अभी वो 3 महीने ही जस्ट उसको आते हुए थे और वो ये सब बातें सुनकर खुश होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि बहुत ही सिरियसनेस दिखाई दे रही थी. तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला. मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपांचे. मैंने उससे पूछा, भाई इतनी बड़ी बात है, क्या तुम्हें ज़रा भी इस बात की खुशी नहीं हो रही? क्या तुम खुश नहीं हो इस बात पर? उसने मुझे रिप्लाई किया, माझ्यापेक्षा नाना त्याचा आनंद जास्त होईल. उसने कहा कि भाई मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे पिता को होगी. ये बात जानकर मुझे इतनी खुशी नहीं होगी. पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणारा श्रीशच्या तऱ्हेवाईक उत्तरांचे आश्चर्य करीत मी बसलो. पिता पुत्र चले गए, लेकिन जब भी श्रीश मुझे इसी तरह रिप्लाई करता था, हमेशा इसी तरह हैरान करती थी उसकी बातें, इसलिए मैं हैरान उनके जाने के बाद खड़ा रहा. प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात याचे रहस्य काय असायचे, या प्रश्नांचे उत्तर मला सापडेना. फिर पिता पुत्र में से हमेशा पुत्र ही क्यों या श्रीश ही क्यों रिप्लाई करता है और उसके साथ उसके पिता क्यों आते हैं, इसका राज क्या है? इस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था. याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे, तो म्हणजे नानाजवळ असताना श्रीश मोकळ्या मनाने व्हायलन वाजवत नसावा. ही दुसरेच दिवशी श्रीश आला नाही. वरचेवर येत असे ती म्हणजे नानाजवळ असताना श्रीश मोकळ्या मनाने व्हायलन वाजवत नसावा. ही दूसरेच दिवशी श्रीश आला नहीं. भाई मुझे बाकी तो सब बातें समझ आ रही थी, जिनके सवाल नहीं मिल रहे, के जवाब नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक बात और थी जो मुझे बहुत ही सता रहा था सवाल, और वो ये था कि मैंने ये फील किया था कि जब उसके पिता बैठे होते हैं तो वो फ्रीली नहीं बजा पाता है. जो वायलिन बजाता है वो उतना फ्री नहीं हो पाता है. फिर उसके बाद श्रीश आया ही नहीं अगले दिन. त्याचा हा पहिला खाड़ा. आज उसने ये 3 महीने बाद पहली छुट्टी की थी. नसेल एखाद वेळी जमले असे मी समाधान करून घेतले, पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा श्रीश आला नाही. चौथा दिवस गेला, 5वां गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले. भाई एक दिन नहीं आया वो. मुझे लगा शायद उससे कोई काम होगा, वो नहीं आ पाया है. खाड़ा शब्द आया है यहाँ पे. खाड़ा का मतलब होता है एब्सेंट होना, छुट्टी करना. शायद मुझे लगा. फिर इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और इस तरह 15 दिन गुजर गए. श्रीशचा पत्ता नव्हता. श्रीश का कहीं कोई पता नहीं था. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. नाना आजारी असल्यामुळे श्रीश येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. थोड्याशा रागाने मी म्हणालो, नानांशी त्याला काय करायचे आहे? इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय? श्रीश आला नाही. त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि 16वें दिन एक व्यक्ति फ़ी के पैसे और एक लेटर लेकर आया
और उसने मैसेज दिया कि भाई उसके पिता बीमार हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ रहे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि भाई उसे उसके पिता का क्या करना है। यहाँ पे कार्यक्रम के दिन नज़दीक आ रहे हैं और इस तरह मैंने गुस्से से कहा कि उसको आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। मैंने भी उसका इंतज़ार करते करते उसका प्रोग्राम रद्द कर दिया, यानी कॅन्सल कर दिया, रद्द केले। त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले। मैंने कहा अब मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, और ये कहकर मैंने बाकी स्टूडेंट्स की तयारी शुरू करा दी। समारंभांचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून श्रीशच्या आठवणीने मी उत्तच बेचैन झालो होतो। आज जिस दिन प्रोग्राम था, सुबह जब से उठा था मैं श्रीश को सोच कर बेचैन हो रहा था। सकाळची इतर कामे हटपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात श्रीश उभा। मी तडकन उभा राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो। भाई मैंने प्रोग्राम के दिन जितना मेरा काम था वो सब निपटा के मैं ज़रा सा आराम करने के लिए बैठा ही था कि इतने में श्रीश आ गया और वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं भी उसको देखकर खड़ा हो गया और उसके करीब गया। अरे तुझा पत्ता तरी काय, आणि आज एकटाच कसा काय, नाना कसे नाही बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना। भाई मैंने उससे कहा अरे तुम्हारा कोई अता पता नहीं था इतने महीनों से, और ये क्या आज तुम अकेले कैसे आए हो, आज तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं है, यहाँ की दुनिया वहाँ नहीं हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम्हारे पिता साथ नहीं होंगे। इकडची दुनिया तिकडी झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन। माझे नाना माझे नाना कायमचे गेले हो सर। तब उसने कहा यहाँ की दुनिया वहाँ हो चुकी है सर, अब मैं अकेला ही नज़र आऊँगा। मेरे पिता अब नहीं रहे, वो हमेशा के लिए चले गए हैं इस दुनिया से, पिता चले गए मेरे, यानी उनकी डेथ हो गई। बराच सांत्वनावर त्याने विचारले, आज आपला विद्यालयांचा कार्यक्रम ना। मी खिन्नपणे हो म्हणालो। खिन्नपणे आया है यानी थोड़ा सा नाराज हो गया, इरिटेट होकर उसने कहा कि भाई आज आपका प्रोग्राम है ना। तब मैंने थोड़ा सा सैड होकर उसको रिप्लाई दिया, मग मला आज कार्यक्रम द्या। नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा। तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जाग झाला। मैं सौम्य आवाज़ात म्हणालो। उसने कहा सर जो प्रोग्राम मैं देने वाला था वो मुझे दे दीजिए, मेरा प्रोग्राम मत कैंसिल कीजिए। तब उसकी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर जो टीचर था वो जागा और मैंने फिर उससे बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में उससे बात की। सौम्य आवाज़ात आया, सॉफ्ट वॉइस में कहा, श्रीश मी तुझ्या भावना ओळखतो पण आज माझा नाईलाज आहे। मैंने कहा श्रीश मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन आज मेरी तुम्हारे लिए ना है। आजच्या या पहिला कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयांची इभर्थ अवलंबून आहे। उसने कहा कि भाई जो आज के ये प्रोग्राम है इसी पर हमारे स्कूल की पूरी रेपुटेशन डिपेंड करती है, इसलिए आज मैं तुम्हें इस कार्यक्रम के लिए मना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ना कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी आबरू का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल है। त्यातून तुझे 2 महिने गैरहाजरी लागलेली, तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ। भाई बताओ, तुम्हारी 2 महीने से तुम एब्सेंट चल रहे हो, ऐसे हालात में मैं तुम्हें ये कार्यक्रम कैसे दे सकता हूँ। अगतिक होऊन श्रीश म्हणाला, सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजू दे, नंतर जन्मात हात लावणार नाही व्हायलिनला। तू पुढे जन्मभर वाजव पण आज वाजू नको, तुझी मनस्थिति आज बरोबर नहीं। उसने कहा सर प्लीज़ मुझे प्रोग्राम दे दीजिए, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेखक ने उसको इसमें रिप्लाई किया, जो उसका टीचर है उसने कहा कि भाई तुम चाहे सारी ज़िंदगी वायलिन बजा लेना पूरा जन्म, लेकिन आज मत बजाओ,
क्योंकि आज तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है। मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधरेल। भाई शिरीष ने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, परवानगी दिली यानी इजाज़त देंगे, परमिशन देंगे, तो मेरी मनस्थिति अपने आप खुद ही सुधर जाएगी। शेवटी त्याचे दुःखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याच्यात ठेवावा असेच मी ठरवले। भाई इसकी हालत देखकर, उसको देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको एक कार्यक्रम दे देता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं इसको फर्स्ट भेजूँगा स्टेज पे, ताकि वो पहले बजा ले। अगर उसमें कुछ गड़बड़ करता है, किसी तरह से गलत बजाता है, तो दूसरे आने वाले पीछे से जो आएंगे, जो पीछे से आके कार्यक्रम देंगे, वो उसको सुधार लेंगे। बस आज हम यहीं तक करेंगे। फिर आपको मैंने कल काम दिया था कुछ मराठी का पैसेजेस का, उसको आज आप फिर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक पैसेज आपका किया था, आज आपके लिए सेकंड पैसेज है और इसको आपको लिखना होता है, समझना होता है अच्छी तरह से। और ये काम आप नोटबुक पर करेंगे और इसमें कोई भी चीज़, जितना पैसेज आज हमने रीड किया है, जो समझ में नहीं आ रहा है जितना पैराग्राफ, वो आप वहाँ से अंडरलाइन करके लाइंस को, अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आकृति पूर्ण करा। पहला देखिए क्वेश्चन, शिरीषची स्वभावे विशिष्टी। शिरीष की नेचर कैसी थी, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। इसका आंसर है धीठपना और आत्मविश्वास। कैसा नेचर लेखक ने देखा था, क्या देखा था कि शिरीष किस नेचर का है? तो अटल था अपनी बात पर और उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था। फिर है सप्त स्वर। सप्त स्वर की बात आई है यहाँ पे। तो 7 स्वर होते हैं जिनके, ये क्वेश्चन आपको जस्ट आप कर सकते हैं, वैसे इसका आंसर नहीं है पैसेज में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम आते हैं जिनका आंसर ना हो। सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर आया था षड्ज, जिसका मतलब होता है सा। सा रे गा मा पा धा नी, ये सारे स्वर हैं, 7 स्वर हैं। तो यहाँ पे एक ही स्वर का नाम आया है पैसेज में, सिर्फ ये सा, षड्ज लावली श्रेष्ठ ने। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें है उतारा तालेले संगीत संबंधी शब्द। इस उतारे में ऐसे शब्द आए जिनका रिलेशन म्यूज़िक से है। तो जैसे तानपुरा, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप तानपुरा भी कहते हैं। षड्ज आया है, ये सा है, ये सरगम का शब्द है। फिर आपके लिए भूप आया है, ये एक राग है। सुर आया है। फिर आपके लिए मात्रा आया है, गत आया है और तबला आया है। तो ये सारे के सारे शब्द म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक पंचचित्रित लिहा, यानी वहाँ उसने कहा था 5 इंद्रियाँ यानी सेंस ऑर्गन्स के नेम बताने। ये सेंस ऑर्गन के नेम्स नहीं है वहाँ पे पैसेज में, लेकिन पंच इंद्रिय दिया है, इसका मतलब ही सेंस होता है। तो डोळे, आँखें, त्वचा, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये आपके लिए सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं। फिर आपके लिए यहाँ पे आकलन, योग्य प्राण ओळखून वाक्य पूर्ण करा है। लेखक का ना आज परत बसला नव्हता, तेवढा धक्का बसला। कारण देखिए स्टार क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों लेखक को आज इतना बड़ा धक्का यानी शॉक लगा था, जितना कि उसको पहले कभी नहीं लगा लाइफ में? तो 12 वर्षांचा मुलगा शांतपणे वाजवत होता। ऐन वेळी कार्यक्रमाला हजर राहूनही श्रीश एवढे सुंदर वाजवत होता। या श्रीशचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला। तो इसका आंसर है 12 वर्षांचा मुलगा, एक 12 साल का बच्चा, एक पहला वाला आंसर। इतने शांतपण से बजा रहा था। फिर सेकंड है श्रीश चे डोळे मिटून घेतले। कारण श्रीश ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी क्या कारण है, क्या वजह है?
तो इसका आंसर है आपके लिए लेखकाने ये शिरीषने डोळे मिटून घेतले कारण तो गाण्यात तल्लीन झाला होता, त्याचा धीर सुटला होता, फुटलाईटच्या झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडला। तो इसका थर्ड वाला ये राइट आंसर है आपके लिए कि जो फोकस लाइट थी उसकी जो तेज़ रोशनी उसके मुंह पर पड़ी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एक केव्हा ते लिहा, तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग की तरह होगा आपको। कब ऐसा हुआ, तो इसमें पहला है पडद्या झरझर वर गेला जेव्हा, पर्दा कब ऊपर चला गया, तो जब लेखक ने इशारा किया, जेव्हा लेखकाने पडदेवाल्याला इशारा केला, जब लेखक ने पर्देवाले को इशारा किया। तांबुरा धीर गंभीर आवाज़ घूमू लागला, भाई तंबूरे की आवाज़ तंबूरे की गूंजने लगी। लेखकाने जब उसको तंबूरा वाला वो तबले वाला ला खूण केला, ये भी आपको पैसेज में मिलेगा, जब इशारा किया तबले और तंबूरे वाले को। लोग शांत बसले जेव्हा, लोग कब चुपचाप बैठ गए, तो जब शिरीष ने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केली, जैसे ही शिरीष ने बजाना शुरू किया सारे के सारे लोग चुप बैठ गए। चौकट पूर्ण करा, तो पहला शिरीषने फिडलवर लावलेला पहला स्वर, पहला कौन सा स्वर था, तो वो षड आया है आपके लिए शब्द, जिसका मतलब होता है सा। श्रोतांना समूहाला उतार्यात आलेला शब्द, ऑडियंस के लिए उतारे में एक शब्द आया है, तो वो आया है शब्द आपको, तो श्रोता वदंता है, यानी ऑडियंस के लिए सुनने वाले। फिर शिरीष ने वाजवलेला राग भूप, कौन सा राग उसने बजाने की शुरुआत की थी, तो भूप राग। शिरीषला वादनात साथ देणारे, तो तंबूरा वाला वो तबला वाला, वो कौन दो लोग थे जो शिरीष को साथ दे रहे थे उसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो एक तबले वाला और एक तंबूरे वाला। फिर व्याकरण कृति 3 है आपके लिए। उतार्यात आलेले दो जोड़ शब्द बताइए, तो चल विचल और धीर गंभीर, 2 शब्द आपको मिलेंगे पैसेज में। उतार्यात आलेल्या समानार्थी शब्दांच्या 2 जोड्या लिहा, 2 समानार्थी शब्द आए हैं जिनकी जोड़ी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर एक शब्द है विश्वास, खात्री आया है उसके लिए, दोनों शब्द आए हैं, और एक इशारा और खूण आया है, दोनों का मतलब इंडिकेशन होता है, और विश्वास और खात्री का मतलब दिया है आपको, मतलब फेथ करना, यकीन करना। पुरेपूर सारखे उतार्यात आलेले 2 शब्द लिहा, पुरेपूर की तरह एक शब्द झरझर आया है और एक झगझगीत आया है। संधि सोड़वा, आंसर समझ लीजिए, तो उसको देखकर आप कॉपी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पंच इंद्रिय, यानी पंच इंद्रिय अलग अलग करना है, संधि करनी है इसकी। विद्यालय, विद्या प्लस आले, विद्यालय, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी आपको आंसर्स में, ये रहा। और फिर अवसान निघून जाने का मीनिंग होता है यहाँ पे धीर सुटणे, हिम्मत छूट जाना, और मनावर आश्चर्याने अपघात करणे, इसका मतलब होता है धक्का बसने। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट 2 ख़त्म हो गया इस लेसन का। ये पार्ट 3 में कल करेंगे हम इसको, आगे पार्ट 3 जो है उसका वो लास्ट होगा। और फिर इस तरह से ये लेसन में जितना आपको काम कराया गया है उतना आपको काम करना है, समझना है और रीड करना है आपको, और होमवर्क करना है। जितना पैसेज पढ़ाया वहाँ से डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं आपको, प्रॉब्लम्स हैं तो पूछने हैं, और साथ ही साथ जो पैसेज से काम कराया है वो काम आपको नोटबुक पर रिटर्न करना है, जिसको आपको चेक कराना होगा आगे जाके। तो ये लेसन आपके लिए यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका ख़त्म हो रहा है।